कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा है कि भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी का डर खत्म हो गया। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी निशाने पर लिया। राहुल ने कहा कि आरएसएस का मानना है कि भारत एक विचार है और हमारा मानना है कि भारत विचारों की बहुलता है। राहुल ने ये भी कहा कि पश्चिमी देशों में रोजगार की समस्या है, भारत में रोजगार की समस्या है, लेकिन चीन में रोजगार की समस्या नहीं है। राहुल के इन बयानों पर बीजेपी ने जमकर पलटवार किया है। पहले आपको बीजेपी के बयान सुना देते हैं, फिर राहुल की पूरी बात भी सुनाएंगे। राहुल गांधी जो युवराज हैं और तीसरी बार भी कांग्रेस को राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत की जनता ने नकार दी, 99 पे आके अटका दिया। और ये दुनिया में जाकर के जो भारत आज मेक इन इंडिया के रूप में, जो भारत इनके कार्यकाल में डिफेंस इंपोर्ट होता था वो एक्सपोर्ट कर रहा है, वो भारत जो देश में 19 लाख करोड़ का इंपोर्ट था वो आज 80 लाख करोड़ पे पहुंच गया। वो भारत की तारीफ करने के बजाय बाहर में जाकर के, इंडिया के बाहर, भारत के बाहर जाकर भारत को गाली देना, ये तो लगता है चाइना की तारीफ करना, दुश्मन देश की तारीफ करना। ये लगता है चाइना के पैसे पर पलते हैं और चाइना की ही बात ब्रांडिंग करने के लिए ये बाहर में जाके चाइना का ब्रांडिंग कर रहे हैं। इन पर तो ऐसे लोगों को, अगर कानून भारत में नहीं होता, अगर मोदी जी संविधान की रक्षा नहीं करते, तो ऐसे लोगों को देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए, जो भारत की निंदा भारत के बाहर जाके करे, भारत को बदनाम करे और दुश्मन देशों की तारीफ करे। सिर्फ यही नहीं कहा है कि आरएसएस मात्र कहते हैं एक ही विचारधारा है, एक ही, जबकि हम मल्टीपल विचारधाराओं पे वो करते हैं। सभी जाति, सभी धर्म, सभी को एक साथ लेके, सभी को सपने देखने का अधिकार है, सभी को आगे बढ़ने का अधिकार है। इस तरीके की भी बातें वो उन्होंने विदेश की धरती पर। उनको नहीं मालूम है आरएसएस जब इनकी दादी 71 का पाकिस्तान से लड़ाई था, उस समय आरएसएस की भूमिका दादी से जाकर के, अब ऊपर जाके पूछने का कोई टेक्नोलॉजी हो तो जाके पूछें या इतिहास के पन्नों में देखें। आरएसएस को जानने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेना पड़ेगा। देशद्रोही कोई आरएसएस को नहीं जान सकता। जो बाहर में जाकर के देश की निंदा करे वो आरएसएस को नहीं जान सकता। राहुल गांधी लगता है भारत को बदनाम करने के लिए ही विदेश जाते हैं। वो कह रहे कि इंडिया, आरएसएस ये मानता है कि इंडिया की एक ही सोच है, एक ही विचार है, जबकि हम मल्टीपल सोच पर बिलीव करते हैं। राहुल गांधी को मैं बार बार कह रहा हूं, आरएसएस को समझना इस जन्म में तो वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आरएसएस भारत की संस्कार और संस्कृति से पैदा हुई है। अरे भाई, मैंने तो कहा कि अगर भारत के संविधान को प्रधानमंत्री माथे पर नहीं लगाते, और आज तो राहुल गांधी जैसे लोग जो देश को बदनाम करने के लिए ही आए हैं, तीसरी बार में भी भारत की जनता ने नकार दिया, 99 सीट पे लाके अटका दिया, तो आज राहुल गांधी भारत की निंदा करने के लिए, भारत को बदनाम करने के लिए ये जेल में होते। The RSS believes that India is one idea, and we believe that India is a multiplicity of ideas. And we believe, by the way, very much like the United States, we believe that everybody should be allowed to participate. We believe that everybody should be allowed to dream. Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. This is the fight.
And the fight was crystallized in the election. When millions of people in India clearly understood that the Prime Minister of India is attacking the Constitution of India. Because what I am saying to you, union of states, respect to languages, respect to religions, respect to traditions, respect to castes, this is all in the Constitution. Every single word that I have said to you is in the Constitution. The foundation of modern India is the Constitution. And what people understood in the election clearly, and I saw it happening. When I used to raise the Constitution like this, people understood what I was saying. They were saying that the BJP is attacking our tradition, attacking our language, attacking our states, attacking our histories. And most importantly, what they understood was that anybody who is attacking the Constitution of India is also attacking our religious tradition. Right? And that is why in my first speech in Parliament, you must have noticed, when I described Abhay Mudra, the fact that this is a symbol of fearlessness and it is present in every single Indian religion. And when I was saying this, the BJP could not stand it. They don't understand. And we are going to make them understand. You see, and the other thing that happened that was very beautiful, that in fact I was amazed that it happened so quickly, was that fear of the BJP vanished, disappeared, gone. And we saw that immediately, within minutes of the election result, nobody in India was scared of the BJP or the Prime Minister of India. So these are huge achievements, not of Rahul Gandhi or the Congress party. We are peripheral. These are huge achievements of the people of India who realized, of democracy, of the people of India who realized that we are not going to accept an attack on our constitution. We are not going to accept an attack on our religion. Not everywhere on the planet has an employment problem. Okay? The West has an employment problem. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. If you look at the United States in the 1940s, 50s and 60s, they were the center of global production. Anything that was made, cars, washing machines, TVs, all made in the United States. Production moved from the United States. It went to Korea, it went to Japan, eventually it went to China. And if you look today, China is dominating global production. The act of production creates jobs. What we do, what the Americans do, what the West does, is we organize consumption. So India has to think about the act of production and organizing production. Until we do that, we will face high levels of unemployment. And frankly, it's not sustainable. So you're going to see that if we carry on down this path of forgetting about manufacturing, you're going to see massive social problems coming in India and in the United States and in Europe, right? The polarization of our politics is because of this.